नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज एक बहुत ही अहम विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऑक्सीजन शहर में बिकने लगा है जब से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, लेकिन यही सच है। हर साल दिल्ली एनसीआर की यही कहानी होती है। बढ़ता प्रदूषण, घुटते लोग और सोल्यूशन के नाम पर कभी वर्क फ्रॉम होम तो कभी डीजल वाहनों पर बैन। अरे भाई, इन सब प्रतिबंधों से प्रदूषण को तात्कालिक रूप से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं माइल्ड किया जा सकता है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जब तक मजबूत और ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, हालात यही रहेंगे। अब तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को देखकर तरस आने लगा है। डॉक्टरों ने मेडिकल इमरजेंसी तक डिक्लेयर की, इंडिया गेट पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन नहीं मिला अब तक कोई स्थायी समाधान। फिलहाल दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल ऑफिसेज जो हैं उनको सिर्फ 50% वर्कफोर्स के साथ काम करने को कहा है और बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम देने को कहा है। स्कूल कॉलेजों को हाइब्रिड मोड पर चलाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 50% वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण पर कंट्रोल हो जाएगा या सिर्फ ये तात्कालिक उपाय है। दिल्ली में पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम अब तक क्यों नहीं उठाया जा रहा और जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो कारगर नहीं है। वर्क फ्रॉम होम लागू करते समय जरूरी सेवाओं को छूट देना कितना सही, क्या दिल्ली के लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, क्या इस हालात के लिए अब कहीं ना कहीं एक बड़े एक्शन की जरूरत है। इन सारे ये चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रही हैं डॉक्टर पल्लवी जोशी, जो कि एसोसिएट फेलो हैं टेरी से। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी, अपना कीमती समय देने के लिए। और चिंता वही है, मतलब पोल्यूशन जो है उसका कोई समाधान तो नहीं निकल रहा है। बस ये है कि वर्कफोर्स थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा गाड़ियां निकालनी कम कर दीजिए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उसका जो सल्यूशन है, अब तक जो सल्यूशंस अपनाए गए हैं वो कोई बहुत बड़ा असर नहीं डाल पा रहे हैं। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किस तरह से देखा जाए इसे? जी, सही कहा आपने। काफी नी जर्क रिएक्शंस या रिएक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम। 50% वर्कफोर्स अगर वर्क फ्रॉम होम कर दे, बट मतलब इन्हें ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये हेल्प नहीं करेंगे। ये एक मैं तो मानती हूँ कि ये एक सही डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक्चुअली ग्रैप 4 का मेजर है, जो कि अब ग्रैप 3 में ही लगा दिया जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन इतनी गंभीर है एयर क्वालिटी की। तो डेफिनेटली इससे हेल्प तो मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर थोड़ा बहुत डेफिनेटली कमी आएगी अगर पूरी तरह से एनफोर्स होता है। बट हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म अगर ये देखा जाए तो ये प्रॉब्लम इस तरह के शॉर्ट टर्म या इमरजेंसी फायर फाइटिंग सोल्यूशन से सॉल्व तो होने वाली नहीं है। कि हम ये नहीं सोच सकते कि AQI अगर 400 से ऊपर है तो ये अभी 200 तक गिर जाएगा वर्क फ्रॉम होम लागू कर देने की वजह से। इसके लिए मैंने आपके शो में पहले भी कहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सोल्यूशंस, जो कि ईयर राउंड रेस्ट्रिक्शंस लगे ट्रैफिक पे, व्हीकुलर पोल्यूशन पे, डस्ट मैनेजमेंट पे, वेस्ट जो बर्निंग होती है उस पे बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो, पराली के ऊपर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जाए, तो ये सब चीजें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में यही हेल्प करेंगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है अभी भी कि ऐसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो या बड़े एग्जाम्पल सेट करने की जो बात थी, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है, तमाम हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। एक चीज़ डॉक्टर पल्लवी ख़ास तौर पे, और मैं दिल्ली एनसीआर का इसलिए जिक्र करूँगा कि ऐसा नहीं है कि प्रदूषण की समस्या बाकी शहरों में नहीं है। मुंबई में भी वो समस्या बढ़ रही है। कई इलाके जो हैं दक्षिण के, जहां इस तरह की दिक्कतें नहीं थी, वहां पर भी है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्या है कि ये प्रदूषण जल्दी हटता नहीं है। मतलब बाकी जगह क्या है कि सुबह से शाम में थोड़ा बहुत फर्क नजर आ सकता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये और डेंस होता जाता है। जरा हमें बताएं कि ये चैलेंज दिल्ली के साथ किस वजह से, क्या दिल्ली में जो ग्रीनरी को लेकर जो काम होना चाहिए साल दर साल, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली के अपने इकोसिस्टम में जो कहीं ना कहीं नदियों और बाकी
चीज़ों की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ चुके हैं, ये एक बड़ी समस्या है? या जैसा मैंने पहले भी सवाल उठाया कि खुद नागरिकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा था कि आवश्यकता न होने के बावजूद जो है एक आदत बन चुकी है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा अपनी गाड़ियों को ही बाहर निकालने प्रेफर करते हैं। डॉक्टर पल्लवी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी। आवाज पहुंच रही है। हाँ, तो दिल्ली की जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये जो अक्टूबर नवंबर का सीजन होता है, ये एक मिला जुला कर प्रॉब्लम बढ़ा देता है। मीटरोलॉजी की बहुत बड़ी एक इसमें रोल रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली एक बोल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्चुअली वो हिमालयन रेंज और अरावलीज के बीच में एक थोड़ा डिप्रेशन एरिया बन जाता है, और उसमें भी ऊपर से जिस तरह का विंड पैटर्न रहता है, विंड स्पीड्स काफी लो रहती हैं इस समय पे। मिक्सिंग हाइट जो होती है, जो गर्मियों में एक्चुअली 1500 मीटर तक होती है, वो मतलब आधी होके करीब 200, 300, 500 तक रह जाती है। और उसकी वजह से पोल्यूशन जो भी रहता है, लोकल सोर्सेज जो भी हैं, व्हीकल्स हैं, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीजें हैं जो वो ऊपर उसको डिफ्यूज नहीं हो पाती हैं। तो उसकी वजह से एक एयर मास स्टैग्नेंट होने की वजह से, ठंड की वजह से, जो टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा कम रहते हैं, तो एक तरह से एक जो हवा की ठंडक की वजह से नीचे की लेयर नीचे ही रह जाती है, और ऊपर एक हवा, गर्म हवा का ढक्कन जैसा बन जाता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो पोल्यूशन वहां का वहां रह जाता है। और डेफिनेटली जो आप जो दूसरी चीजें बोल रहे हैं, वो तो ईयर राउंड है। व्हीकल्स हैं ज्यादा, लोग एक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर नहीं करके व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर हाउस होल्ड भी बढ़ते जा रहे हैं। उस पर भाई लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सिर्फ एक जो हम ग्रैप को एक मेजर मानते हैं, वो एक फायर फाइटिंग इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। उसको हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं देख सकते। अगर हमें सोल्यूशन देना है, तो हम जो एनकैप तरह की जो स्कीम्स हैं, जो हम ओवर द इयर्स एमिशंस को कम करना चाहते हैं, पोल्यूशन सिटीज में अपनी कम करना चाहते हैं एनकैप के थ्रू, उनके अंडर जो प्रोविजन है, एनकैप और ग्रैप को साथ में कहीं ना कहीं आने की जरूरत है, जिससे कि ओवर द ईयर आप अपने पोल्यूशन सोर्सेज पे एमिशन रिडक्शंस कर रहे हैं। श्योर कि इन सारे पहलुओं पर काम हो रहा है, मतलब अब तो पीएमओ तक इन्वॉल्व हो गए हैं इस पूरे मामले में अब। लेकिन बड़ी चिंता की बात है मुझे, मैं पिछले साल भी जब इस विषय पर डिबेट कर रहा था, तो मैंने अपने क्लोजिंग रिमार्क में यही उम्मीद जाहिर की थी कि कम से कम ऐसा कुछ हो जाए कि शायद अगले साल इस विषय पर डिबेट ना करनी पड़े, इस विषय पर डिस्कशन ना करनी पड़े, या अगर डिस्कशन करना भी पड़े तो शायद हम बेहतर हालातों पर करें। लेकिन यहाँ तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। डॉक्टर मयंक सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से, फोर्टिस से। थैंक यू सो मच डॉक्टर मयंक, अपना समय देने के लिए। दिल्ली एनसीआर का जो मौजूदा AQI लेवल है, मतलब वो तो अब किसी से छिपा नहीं है, और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें एक सुझाव ये दिया गया है कि भाई साहब अब 50% लोग जो हैं वो घर से काम करें, तमाम सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेज से। अब मैं इस AQI को ज़रा समझना चाहूँगा, क्या घर के अंदर, मतलब भाई हम तो, वो घर भी इस वातावरण का ही हिस्सा है, वो घर भी कहीं ना कहीं मौजूद तो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ही है, तो क्या घर के अंदर उस AQI का जो स्तर है, अगर इतने खराब स्तर पे पहुंच चुका है, AQI 400 के पार जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो घर के अंदर भी नुकसान करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हवा बाहर है वही हवा घर के अंदर भी है। और हम लोग आउटडोर एयर पोल्यूशन मास की बात करते हैं, लेकिन इंडोर एयर का भी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और इंडोर एयर में अगर मैं बाहर आउटसाइड अगर हमारा 400 के ऊपर चल रहा है, तो घर के अंदर भी आप अगर इवन एयर प्यूरिफायर लगा भी हो, तो वो देखेंगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको एक अपना AQI को डाउन करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर की हवा को भी साफ रखें। लेकिन मैं इस पॉइंटर को भी रेज करना चाहूंगा
कि लोग कई बार एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है और साथ में घर में अगरबत्ती भी जला रहे हैं और उन कभी कभी खिड़की दरवाजे भी खुली रख रहे हैं। तो एयर प्यूरिफायर जैसे हम लोग एसी को चलाते हैं और बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट में चलाते हैं, ऐसे ही उसका भी उपयोग करना चाहिए। और खास तौर से आपका किचन भी वेंटिलेशन उसका ठीक होना चाहिए, धुआं घर में तो नहीं रुक रहा है। और साथ साथ में जो अगरबत्ती पूजा की जो हम लोग हवन वगैरह करते हैं वो चीज ना करें, और घर के अंदर तो स्मोकिंग ना करें। तो खाली एयर पोल्यूशन पे टारगेट ना करते हुए हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि इंडोर एयर पोल्यूशन का हम लोग इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। और जहां तक एयर प्यूरिफायर की बात है, कई लोगों के दिमाग में अभी भी मिथ है कि इसकी तो आदत पड़ जाती है तो या फिर ये सेंसिटिव बना देता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम एसी या पंखे का उपयोग करते हैं गर्मी के टाइम पे, ऐसे ही कुछ सीमित समय के लिए 3-4 महीने के लिए अभी पॉल्यूशन का टाइम है, उस समय यूज करना है। और आपको अपने एयर प्यूरिफायर के फिल्टर्स चेंज करते रहने हैं। इसके आपको फायदे अधिक हैं, खासतौर से अगर एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस के रोगियों के लिए, इवन हृदय रोगी या फिर किडनी डिजीज पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत रिकमेंडेड है, जिनको बार बार सांस की इन्फेक्शन या बार बार सांस की परेशानी होने की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक N95 मास्क लगाएं, खासतौर से अगर आपका हॉटस्पॉट एरिया जहाँ पे पॉल्यूशन सबसे ज्यादा AQI 200 के पार 300 के पार चल रहा है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। चलिए, आपने मास्क का जिक्र किया। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मास्क में बड़ा सफोकेशन होता है और बड़ी दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है। हमें बताएं कि मतलब 2-3 महीने छोटा मोटा समय तो है नहीं, मतलब जिस तरह की स्थितियां हैं, और 2-3 महीने अगर हम लगातार मास्क भी लगा रहे हैं, लगातार खुद को कहीं ना कहीं एक तरह से क्लोज एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, हर तरह से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो किसी भी चीज़ के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। लगातार मास्क लगाना भी और लगातार प्रदूषण से बचाव का यही एक तरीका है। ये क्या हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता पर असर नहीं डालेगा? ये हमारे जो सांस लेने की एक आवृत्ति है, जो क्षमता है, उस पर असर नहीं डालेगा? बहुत जरूरी है। अगर हम लोग मास्क की भी बात करें, N95 मास्क लें, तो लोगों को उसका थोड़ा उपयोग का तरीका भी नहीं पता है। और लोग कई बार वो महीनों महीनों तक एक डिस्पोजेबल मास्क को महीनों महीनों तक, जब तक उसके रुएं उसके अंदर में बिल्कुल गंदगी नहीं जमा हो जाती, तब तक वो यूज करते रहते हैं। उससे और ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा भी हो जाता है। और साथ साथ में मास्क अगर ठीक से ना लगाया हो तो वो कई बार प्रॉब्लम भी करता है। और खासतौर से अगर मास्क पहन के कोई एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल हम लोग एडवोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे लंग्स पे जोर पड़ने का खतरा रहता है। तो आपने बिल्कुल सही बात करी। मास्क और कोई भी चीज है, इसके अपने इफेक्ट और अपने साइड इफेक्ट रहते हैं। बट अभी हाल के दिनों में अगर हम लोग देखें, तो अगर आप देखेंगे ज्यादातर गाड़ियों के अंदर आजकल कार एयर प्यूरिफायर भी आ गए हैं। आप बाहर, आप तो अगर हम लोग आउटसाइड एयर में जा रहे हैं तो उस टाइम के लिए आप N95 मास्क यूज करें। अगर आप किसी उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एयर प्यूरिफायर, अगर मान लीजिए आज की डेट में ऑफिस में भी एयर प्यूरिफायर का उपयोग हो रहा है, तो अगर आपका बस शॉर्ट टाइम रहेगा जहाँ पे मास्क का उपयोग रहेगा, और अपने ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहां पे अगर एयर प्यूरिफायर लगा है तो वहां पे उसको कर सकते हैं। हाँ, बहुत कठिन है कि मैं कहूँ आप अपने आप को 100% बचाइए पॉल्यूशन से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों के केस में नीचे भी खेलने जाएंगे, स्कूल भी जाते हैं, तो एक्सपोजर तो कहीं ना कहीं रहता है। बट मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि जो 16 से 18 घंटे बच्चे या बुजुर्ग या फिर जो भी नॉर्मल वर्किंग क्लास है, वो ज्यादातर घर में शाम को 6 बजे के बाद से लेके सुबह के 9 बजे तक वो घर पे रहते हैं। तो वो उस टाइम पीरियड के लिए एयर प्यूरिफायर का उपयोग काफी लाभदायक रह सकता है। और क्लोज स्पेसिस का कई बार बहुत प्रॉब्लम रहती है, खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग में। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 2 एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, जो बड़े रूम को कवर करे और एक छोटे रूम को जो कवर करे, और दोनों को खुला रख सकते हैं। तो इस बंद जो एक सिचुएशन है उससे आप बच सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है एयर प्यूरिफायर आपके रूम साइज के अनुरूप हो। ऐसा ना हो छोटा प्यूरिफायर हो और आपने सोचा बहुत बड़ा रूम हम कवर कर ले, तो उसमें क्लीन एयर डिलीवरी रेट देख के और कितना वो कितना स्क्वायर फीट वो कवर करता है एयर प्यूरिफायर, आप उस तरह से ले सकते हैं। तो यही एक वो है। लेकिन अभी हमारे पास और कोई वो नहीं है चारा इस चीज से बचने जो के अलावा। बेस्ट विकल्प और है वो कहीं ना कहीं यही है।
और डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल के साथ आपके पास बाद में आऊँगा। आपने बच्चों का जिक्र किया, और बच्चों के तो जो लंग्स हैं वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, और उस डेवलपिंग स्टेज में अगर ये स्थिति आ जाए, आजकल अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स भी बड़े जागरूक हो गए हैं। मैं कई सारे सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट पढ़ रहा था कि उनके बच्चों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जो इस तरह से समझ में नहीं आई। एडल्ट्स तो फिर भी उनके लंग्स और बाकी चीज़ों को लेकर हम बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो वो व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, उनको भी कहीं समझना होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ पल्लवी, ज़रा हमें बताइए, मतलब आप लोग तो तमाम डेटा से गुजर रहे होंगे, दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन ट्रेंड है और जो इसमें कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, जो आप लोग कम से कम स्टडी कर रहे होंगे या आप लोग देख रहे होंगे, ये पिछले एक दशक में, 10-12 साल में या पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखा क्या है? मेन सोर्सेज की बात करें तो अभी भी वो सोर्सेज वही हैं जो हैं। मैंने जैसे बताया, वेहिकुलर पोल्यूशन, वेस्ट की वजह से जो ओपन बर्निंग होती है, और प्लस लैंडफिल्स में से जो एमिशंस निकलते हैं वो, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डस्ट या फिर बाकी जो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है एयर में, तो मिला जुला के अगर आप सोचे तो उनके वेरिएशंस ईयर राउंड प्रोबेबली एनुअली कुछ थोड़े बहुत बदल आएंगे, बट मेजर सेक्टर्स हमें हमारे डेटा के अनुसार यही पता चलते हैं, यही सेक्टर्स हैं जिस पे हमें काम करना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काफी ये तो एक तरह से एक पॉजिटिव सिचुएशन है। हमें पता है कि सोल्यूशन क्या है, कौन से सेक्टर्स पे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, और अगर वो हमने अचीव कर लिया तो विच इज मेरे को जहां तक लगता है ये गवर्नेंस इशू है। गवर्नेंस अगर इसको मतलब हम अकाउंटेबल केपीआईज बना देंगे कि हाँ इस साल हमें इतना रिडक्शन डस्ट कंस्ट्रक्शन या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से इंडस्ट्रियल एमिशंस में लाना है, अगर इस तरह के एमिशन कट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट लगाए जाएं तो डेफिनेटली हमें 5 से 7 साल में या फिर उससे भी कम टाइम में, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, हमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव सोल्यूशन मिलेगा। और जिस तरह की हम इमरजेंसी सिचुएशन में हर साल आते हैं विंटर के सीजन में, इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली कम हो जाएंगी, इस तरह के एपिसोड्स कम होंगे। चलिए, तो और स्टबल बर्निंग तो डेफिनेटली है ही, बट उसका भी सीजन जो एनुअली जो परसेंटेज है वो वेरी करता है। जैसे इस साल क्योंकि पंजाब हरियाणा में फ्लड्स आ गए थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा पराली जलाने का कंट्रीब्यूशन इस बार नहीं हुआ, बट अगर आप देखें तो लोकल ही सोर्सेज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पर देखना होगा, और जाहिर सी बात है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन था उसकी तो बात होती थी, आजकल कंस्ट्रक्शनल जो पोल्यूशन है उसमें तो बहुत कुछ मतलब ताक पे रखा जा रहा है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। वो तो मैं खुद देख रहा हूँ बड़े महानगरों में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ डॉक्टर मयंक मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो मैं बात भी कर रहा था, कि जो बच्चों के फेफड़े हैं, बच्चों के लंग्स हैं, मतलब डेवलपिंग स्टेज में है, मतलब जहाँ पर उन्हें शायद खुल के सांस लेने को हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अभी मैं कल भी डिस्कस कर रहा था, उसमें यही था कि भाई बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, बच्चों की जो ख़ास तौर पे डिपेंडेंसी हो गई है गैजेट्स पे, उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी आउटडोर एक्टिविटी का कम है। यहाँ तो खुद डॉक्टर को कहना पड़ रहा है कि भाई साहब 2-3 महीने बच्चों को थोड़ा बाहर निकालना बंद कीजिए, ख़ासतौर पर न्यू बॉर्न बेबीज़ में, मतलब डेथ लेवल या उनके लंग्स को कम से, मतलब किस तरह के मामले आ रहे हैं? मतलब आप लोग तो ओपीडी में बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे होंगे। सर, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूंगा। आप देखेंगे आज से 15 साल पहले कितनों के घरों में नेबुलाइजर होता था, कितनों के घरों में बड़े बड़े ये दवाइयां और ये सब रखी जाती थी। आज की डेट में हर घर में आपको लास्ट 10-15 ईयर्स में ही ये चेंज हुआ है कि हर घर में आपको नेबुलाइजर, रेस्पिरेटर और पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइजेज मशीन और क्या क्या नहीं मिल जाएगा। और बच्चों की खांसी बिना नेबुलाइजर ठीक भी नहीं हो रही है आज की डेट में, अगर आप देखेंगे नेबुलाइजर लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है, खास तौर से बच्चे, क्योंकि वो बच्चे एक तो अगर आउटडोर एक्टिविटी में जा रहे हैं तब समस्या है, इंडोर एक्टिविटी में रह रहे हैं तब जो कि आपने बताया बिल्कुल इंडोर में
स्क्रीन एक्टिविटी बढ़ता है, बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं क्योंकि डिस्टेंट एक्टिविटी खत्म होती जा रही है, एक्सरसाइज लेवल खत्म हो रहा है, तो ओबेसिटी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों में तरह तरह, खाली लंग्स नहीं, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। और दूसरी चीज, अगर हम बच्चों की बात करें, लंग्स की, जो आपने बताया कि ओपीडी में हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बच्चों में सिम्टम्स ज्यादा है। अभी भी स्कूल्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए आपको मिल जाएगा कि एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन एयर प्योरीफायर अभी भी स्कूलों में नहीं लगाया हुआ है। आई डोंट नो रीजन, बट ये स्कूल्स में अभी एयर प्योरीफायर का कुछ रोल नहीं है, तो इस चक्कर में बच्चे चाहे स्कूल जा भी रहे हैं तो वो एक्सपोजर तो हो रहा है उनका। अब बच्चों के केस में हम लोग देख रहे हैं खांसी जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, इन्फेक्शन बार बार होना, एंटीबायोटिक कोर्स की जरूरत बार बार पड़ना, ओवरऑल नेबुलाइजेशन, ओवरऑल एडमिशन हॉस्पिटल में, इन सब की समस्याएं भी हम लोग देख रहे हैं। निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में तो, और इवन बुजुर्गों में भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। और मुझे लगता है जो बच्चों की जो डेवलपमेंटल स्टेज है, चाइल्डहुड एस्थमा, चाइल्डहुड लंग डिजीजेस, इसके केसेस भी हम लोगों के बढ़ रहे हैं ड्यू टू, समझे प्रॉब्लम क्या है कि हम, जैसे आपने अभी पीछे बोला कि हम लोग इस टाइम पे हमेशा बात करते हैं पॉल्यूशन पॉल्यूशन, बट अगर यही बात अगर हम लोग जुलाई अगस्त से शुरू कर दें कि पॉल्यूशन आने वाला है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, क्या हमने वो किए स्टेप्स लिए, तो ये तब शायद हम लोग थोड़ा सा अच्छे एक्शंस ले पाए। एक गवर्नमेंट विल आए इस चीज को लेके कि इमरजेंसी है ये। इमरजेंसी आने पे तो फिर वो डैमेज कंट्रोल रह जाता है, वो प्रिवेंशन नहीं रहता। फिर वो हम लोग फिर अगले साल, मैं बता रहा हूँ, यही बात कर रहे होंगे और यही चीजें चल रही होंगी दुर्भाग्यवश। और हम अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं? क्या ये हवा दे रहे हैं? क्या ये हेल्थ दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और अभी तो काफी बीमारियां ऐसी जिनकी रिसर्च स्टडीज आ रही है, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो सीओपीडी हो, पॉल्यूशन की वजह से इरिवर्सिबल लंग फाइब्रोसिस, लंग डैमेज, इन सब के भी इंसिडेंट्स हो सकता है आने वाले टाइम में हमें बच्चों में भी देखने को मिले विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं। नहीं पता आने वाले 5-10 साल में हमारे देश में, पर्टिकुलर दिल्ली एनसीआर में, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिले। मुझे तो लगता है डॉक्टर मयंक कि आने वाले दिनों में, और मैं कुछ उदाहरण अपने बता सकता हूं जिनको मैं जानता हूं कि उन्होंने बच्चों की खातिर शहर बदला है, मतलब उन्होंने नौकरियां बदली हैं। हमारे कई मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ग्रोथ से ज़्यादा बच्चों की परवाह करते हुए उन्होंने किसी और शहर में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर समझा है। तो इसी सवाल के साथ डॉक्टर पल्लवी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। देश में या फिर विदेश में आपको कौन से ऐसे शहर या ऐसे एग्जाम्पल नजर आते हैं जिन्होंने पोल्यूशन को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं टैकल किया है? अगर हम डोमेस्टिकली बात करें भारत में, तो आपको कौन से, क्या वो दक्षिण के राज्य हैं या वो नॉर्थ ईस्ट है या वो उत्तर भारत के भी कुछ राज्य शामिल हो सकते हैं? देखिए, एनकैप, जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया, जो कि नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान है, तो वो करीब 2017 में शुरू हुआ था और उसमें हमने टारगेट किया था 130 से ज्यादा सिटीज को। और हमने ये टारगेट लेके चले थे कि 2024 तक हम 30 से 40% अपना PM 2.5 और PM 10 कम कर देंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें हमने एक्चुअली काफी सक्सेस भी देखा, क्योंकि 100+ सिटीज में करीब PM 10 कम भी हुआ। और कम से कम ऐसी 50 सिटीज हैं जहां PM हम लोग टारगेट्स मीट भी कर पाए। हाँ, डेफिनेटली ये साउथ की सिटीज, जो साउथ इंडिया की सिटीज इसमें शामिल हैं, मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया की सिटीज इसमें शामिल हैं, बट दिल्ली डेफिनेटली अपने उस टारगेट से काफी दूर है। और उसका रीजन डेफिनेटली उसकी ज्योग्राफी भी है और उसके एमिशन सोर्सेज जो बने ही हुए हैं, मतलब उस पे हम किसी भी तरह से कोई निजात पा नहीं पा रहे हैं। तो बिजनेस एज यूजुअल जो है दिल्ली में चलता ही जा रहा है, इसीलिए सिचुएशन बनी हुई है। बट डेफिनेटली हम विद इन इंडिया भी हमारे पास काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी एयर क्वालिटी में सुधार लाया है और टारगेट्स भी मीट किए हैं 2024-25 तक। आपने सही कहा, और शायद इन एग्जाम्पल से भी हमें सीखने की जरूरत है। देखिए, चुनौतियां आपकी ज्योग्राफी की भी होती हैं,
और आपके लंबे समय तक जो गलत प्रैक्टिसेस रही हैं किसी भी राज्य की, उस पर भी बहुत कुछ होता है। मतलब ख़ास तौर पे महानगरों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो विकास की उस भागदौड़ में है जहां वो हर चीज़ बेचना चाहती हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि बाजार भी अपने तरीके से खुद को तैयार करता है। जैसे इस प्रदूषण ने मौके दे दिए हैं एयर प्यूरीफायर्स और बाकी इक्विपमेंट्स के लिए। जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एक वक्त था जब नेबुलाइजर या बाकी चीज़ें घरों में नहीं होती थी, बड़ी रेयर, और मतलब आमतौर पे नेबुलाइजर लेने के लिए आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था, क्लिनिक्स पे जाना पड़ता था, ये स्थितियाँ होती थी। डॉक्टर मयंक, हमें ये बताइए कि ठीक है, मतलब ये 2-3 महीने के लिए, अब तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अब शायद अपने लंग्स को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। अगर चुनौती इस तरह से नहीं ठीक हो रही है तो अपनी इम्यूनिटी पे काम करना होगा। तो हमें बताइए कौन कौन से तरीके हैं, ख़ासतौर पे अगर हम अलग अलग एज ग्रुप की बात करें, ख़ासतौर पे 2 एज ग्रुप की मैं ज़्यादा बात करूँगा, बच्चों की और बुज़ुर्गों की, कि इनके लंग्स स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। प्रदूषण का वार तो ख़ास तौर पे इन कुछ महीनों में तो पड़ेगा ही, लेकिन उन की तैयारी के लिए अपने लंग्स को कैसे मजबूत किया जाए? बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने सबसे पहले ओपनिंग उसमें कहा था, इंडोर एयर पॉल्यूशन। अगर आप अपने घर का वातावरण अंदर में ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट की तो नंबर बाद में आ जाता है। तो आप अपने घर में देखिए कि कोई भी ऐसे पॉल्यूटेंट सोर्स या कुछ भी ऐसा ना, कई कई लोगों में आज की डेट में दिल्ली में भी आप देखेंगे कि नीचे फैक्ट्री चल रही है और ऊपर में घर है और उसका पूरा वेल्डिंग का धुआं और इस तरह के धुएं घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत साफ, सुरक्षित और बिना किसी पॉल्यूटेंट के हो। दूसरा चीज, खासतौर से बच्चों के केस में और बुजुर्गों के केस में, अगर उनको अस्थमा, सांस संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो अपनी जो दवाइयां हैं, इनहेलर्स वगैरह जो भी लेते हैं वो ना छोड़ें, क्योंकि अगर इस टाइम पे वो छोड़ते हैं तो डबल मार हो जाती है। एक तो पोल्यूशन की वजह से अस्थमा भी ट्रिगर हो सकता है, तो इसलिए अपनी दवाइयों को सेवन करें। तीसरा चीज, स्व चिकित्सा ना करें। आज की डेट में आप देखेंगे एआई के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, इंटरनेट पे डाल के लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट घर पे ही ट्राई करते हैं और इससे कई बार टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से, पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपने आप एक्सपेरिमेंट ना करें किसी भी ट्रीटमेंट को लेके। बहुत अच्छे से हाइड्रेशन रखें। पानी आपको अगर मेडिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो आप 1 से 2 लीटर पानी तक आप आराम से सेवन करिए। और साथ साथ में आप जब घर पे आते हैं, बच्चे या बुजुर्ग या इवन आप एज अ ऑफिस वर्कर अगर घर पे आते हैं, तो जैसे हम कोविड के टाइम पे करते थे अपने कपड़े हटा के, क्योंकि होता क्या है, वो पार्टिकल्स भी जो PM 2.5 है वो कपड़ों के चिपके होते हैं, जब आप घर के अंदर आते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अपने कपड़ों को जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन में डालते हैं, कहीं भी उसमें डालते हैं, किसी सेपरेटेड उसमें डाल के उनको वो करें। और घर पे आने के बाद अपना मुंह अच्छे से धोएं, कुल्ला करें ताकि, और आंखें धोएं ताकि जो पॉल्यूटेंट्स चिपके भी हैं उनको आप हटा पाए। और अपना जो खाने पीने का है टाइमिंग अच्छे से रखें, बहुत जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करें। और सिंपल, अगर अब मैं देखूं कि जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो इस समय सबसे अच्छा सर्दियों का टाइम होता है फ्रूट्स वेजिटेबल खाने का, उसको आप अच्छे से खाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, उससे हमारा जो इम्यूनिटी होता है वो इंप्रूव होता है और इवन पॉल्यूटेंट से लड़ने की ताकत भी आती है। और लास्ट चीज ये, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो घर के अंदर ना करें, घर के बाहर भी ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्मोक पार्टिकल्स घर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं और बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक और हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल। और तो ये तमाम एडवाइस जो है यही वो बहुत बोलूंगा, ज़रूरी हैं, और मेरे ख्याल से हमने कोशिश यही की कि एक बहुत ही जानकारी से भरा शो लेकर आएँ। चुनौतियां हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से अब बड़े कदम की आवश्यकता है, और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस बारे में सोचना होगा। कम से कम एक बार फिर मैं वही क्लोजिंग रिमार्क दूंगा कि अगले साल मुझे प्रदूषण पे शो नहीं करना है, और करना है तो बेहतरी की बात करनी है। इस पे शायद गौर करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी। इसके अलावा डॉक्टर मयंक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी मिली हो। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टी नाउ स्वदेश। नमस्कार।